Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group to the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Cornwall G7 Summit, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So आपको तो पता है कि हाल फिलहाल में G7 कंट्रीज़ की समिट हुई थी. दैट वाज 47th समिट. तो G7 के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर इस करंट समिट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखेंगे. तो देखिए G7 ओरिजिनली इट वाज ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ नोन एज G8, लेकिन बाद में इसको G7 बना दिया गया 2014 में, जब इसमें से रसिया को बाहर निकाल दिया गया. तो रसिया को क्यों बाहर निकाला गया वो बाद में देखेंगे. पहले G7 के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975 एज एन इनफॉर्मल फोरम. इनफॉर्मल फोरम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कोई अपना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है. तो कोई अगर एक फॉर्मल फॉरम होते हैं तो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि किन किन मुद्दों पे वो बात करेंगे, उनका एक हेडक्वार्टर होता है. ऐसा कुछ भी G7 का नहीं है. एंड दिस G7 कंट्री इज जनरली ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस. अगर आप ये सातों कंट्री को देखेंगे तो ज़्यादातर वो कंट्री हैं जो टॉप इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं. और इनका पर्पस होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ G7 मीटिंग? दैट इज़ टू डेलिबरेट ऑन इंटरनेशनल इशूज़. जो भी इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे हैं, कंसर्न्स चल रहे हैं, जैसे हाल फिलहाल में पैंडेमिक चल रहा है, इन सारे मुद्दों पे वो डिस्कशन करते हैं और उसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं. अब जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्यों जो ये ग्रुपिंग जिसका नाम था G8 उसको G7 बना दिया गया, क्यों रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया इन 2014. तो रसिया ने क्या किया था 2014 में, एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी दिखाई थी. देखिए ये एक छोटा सा कंट्री है यूक्रेन, ईस्ट यूरोपियन कंट्री है यूक्रेन. इसका एक यहाँ पे पेनिनसुला है, क्रीमियन पेनिनसुला. एक लैंड था इसके साथ, इसका लैंड जो ब्लैक सी के अंदर, इसका एक पेनिनसुला था, क्रीमियन पेनिनसुला. ये क्रीमियन पेनिनसुला को रसिया ने फोर्सफुली अक्वायर कर लिया 2014 में. तो इसी कारण से G7 कंट्रीज़, जो अभी के G7 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलकर के फैसला लिया कि रसिया को बाहर निकाल दिया जाए फ्रॉम G8. तो रसिया को अभी सस्पेंड किया गया है, उसके जो मेंबरशिप है उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है, बट रसिया हैज़ बीन टेम्पोररीली सस्पेंडेड फ्रॉम G8 एंड दैट इज़ वाई G8 इज़ करेंटली फंक्शनिंग एज G7. अगर क्रीमिया की और बात की जाए तो देखिए क्रीमिया क्यों रसिया ने एक्वायर किया वो भी ज़रा समझते हैं. क्यों? ये पुतिन का आप समझिए पेट पॉलिसी था. 2014 में पुतिन ने बहुत अग्रेसिव तरीके से, जो उनके प्रेसिडेंट हैं रसिया के, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया. तो क्या कारण रहा यूक्रेन से क्रीमिया को एनेक्स करने के पीछे, उसको भी ब्रीफली समझ लेते हैं. माना जा रहा है कि ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है, इट इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस. इनफैक्ट पूरे यूक्रेन का 80% ऑयल एंड नेचुरल गैस ये क्रीमिया को ही बिलोंग करता था, और इस कारण से ऑयल एंड नेचुरल गैस को पाने के लिए रसिया ने इस क्रीमियन पेनिनसुला को एक्वायर कर लिया. उसके अलावा अगर आप क्रीमियन पेनिनसुला को देखेंगे तो यहाँ पे उस क्रीमियन पेनिनसुला के इस एंड पे एक पोर्ट है उनका, जिसको सेवास्टोपोल पोर्ट नाम से जाना जाता है. सेवास्टोपोल पोर्ट काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है. इट गिव्स डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू ब्लैक सी, और ये इस कारण से भी माना जा रहा है कि रसिया ने इसको क्रीमिया को एक्वायर कर लिया इन 2014. तीसरा कारण पावर प्रोजेक्शन बाय रसिया, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है. व्लादिमीर पुतिन हमेशा से चाहते हैं कि जो रसिया की कोल्ड वॉर वाली जो ग्लोरी थी उसको रिवाइव किया जाए, एंड दैट इज़ वाई उनके अंदर रसिया को माना जाता है एज ए रिवाइवलिस्ट कंट्री हु वांट्स टू रिवाइव इट्स ग्लोरी एंड प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए कंटेंडर ऑफ यूएस. तो टाइम टू टाइम वो यूएस और वेस्ट यूरोपियन कंट्री के हेजेमनी को, डोमिनेंस को चैलेंज करते रहते हैं. और 2014 में उन्होंने ये जो क्रीमियम पेनिनसुला को अक्वायर किया. दैट वाज वन ऑफ द मेजर पावर प्रोजेक्शन स्ट्रैटेजी बाय रसिया कि देखो हम ये कर सकते हैं, अब तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, तुम हमें कैसे रोकोगे. मुझे तो ये लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उस टाइम के भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज पावर प्रोजेक्शन बाय रसिया, स्पेशली बाय व्लादिमीर पुतिन. क्योंकि जहाँ तक ऑयल का सवाल है या सेवास्टोपोल पोर्ट का सवाल है, वो तो रसिया के पास भी बहुत ज़्यादा है, और रसिया यहाँ पे भी कोई इस तरह का पोर्ट बना सकता था. वैसे जरा ये देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या जस्टिफिकेशन दिया था क्रीमिया को एनेक्स करने के पीछे. तो व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि क्रीमिया के अंदर रहने वाले ज़्यादातर लोग रसियन ओरिजिन के हैं, और इस कारण से ये क्रीमिया जो पेनिनसुला है दैट्स इट शुड ओरिजिनली बिलोंग टू रसिया नॉट टू यूक्रेन. तो ये तो हो गई क्रीमिया की बात.
वापस से आते हैं G7 कंट्रीज़ पर, उनके करंट समिट पे। एक बार ज़रा देख लेते हैं दुनिया के जो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं। G7 ये 7 कंट्री हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली एंड यूएस। ये G7 में से रसिया को निकाल दिया गया था। जब रसिया इसके साथ था तो इसको कहा जाता था G8। और G8 के अलावा जो G20 एक ग्रुप है, G20 ग्रुप में 12 कंट्रीज़ और हैं। G8 के अलावा 12 कंट्रीज़ और हैं जिनको मिलाकर के कहा जाता है G20। G20 में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया या चाइना या पार्ट ऑफ G20। ये बातें याद रखनी है आपको कि इंडिया इज़ नाइदर पार्ट ऑफ G7 नॉर G8, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ G20। बाकी सारे कंट्रीज़ का भी आप एक बार देख लेना कि कौन कौन से कंट्रीज़ G20 का हिस्सा हैं। अब जरा रिसेंट G7 समिट की अगर बात की जाए तो एज ए टोल्ड इट वाज 47th एडिशन ऑफ G7 कंट्रीज दैट वाज हेल्ड इन कॉर्नवॉल रीजन ऑफ इंग्लैंड। और इसमें इंग्लैंड ने जो G7 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं उनको तो इनवाइट किया ही किया था, उसके अलावा 3 देशों को और भी इनवाइट किया था इंग्लैंड ने, एंड दीज कंट्रीज़ वेर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। दीज कंट्रीज़ वेर इनवाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज़। और इंडिया से फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल मीटिंग्स की विथ G7 मेंबर कंट्रीज़। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैसले देखते हैं जो इस 47th G7 समिट में लिए गए। सबसे पहला फैसला था रिगार्डिंग ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट। इसको मैं ऑलरेडी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूं ऑन 8 जून 2021 इन माय इंटरनेशनल सेगमेंट, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि G7 की फॉर्मल मीटिंग शुरू होने से पहले ही, G7 में हेड ऑफ द स्टेट्स की फॉर्मल मीटिंग शुरू होने से पहले ही G7 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मिल करके आपस में एक कमिटमेंट किया। उस कमिटमेंट का नाम रखा ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि कम से कम 15% तो टैक्स लगाया जाए कॉरपोरेट्स पे, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह पे बिजनेस कर रहे हों। और इससे कोशिश की जा रही है कि जो कॉरपोरेट्स हैं जो टैक्स बचाने के चक्कर में अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर देते हैं, इस एक्टिविटी को रोका जाए। और जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं जिस एरिया में, वहाँ पे उनको टैक्स भरने के लिए उनको इंड्यूस किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। यहाँ पे मैंने आपको याद होगा अगर तो आपको मैंने एग्जांपल दिया था कैसे फ्लिपकार्ट ने इंडिया से अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर में मूव कर दिया जस्ट टू रिड्यूस इट्स टैक्स लाइबिलिटी। तो भाई आप ज़्यादातर बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं तो आपको टैक्स भी इंडिया में देना चाहिए, लेकिन आपने हेडक्वार्टर सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया, अगर आप टैक्स दे रहे हैं सिंगापुर गवर्नमेंट को। आई होप आपको सारी कहानी याद आ रही होगी। तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर दैट, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रेफर 8 जून 2021 न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस साल आपसे ये भी पूछा जा सकता था कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS, क्योंकि ये जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये 2016 में लाया गया था, 2016 में। और ये जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दिस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। इसमें भी फोकस किया जा रहा था कि कॉर्पोरेट्स जैसे तैसे भी अपने टैक्स को बचाते हैं, टैक्स को कम करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को थ्रू डिफरेंट मेजर्स उनको अवॉइड कराया जाए। मतलब कॉर्पोरेट्स को जेन्युइन तरीके से जहाँ पे भी वो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे टैक्स देने के लिए इंड्यूस किया जाए। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो अब G7 में डिस्कस किया गया है अंडर नेम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इसी तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया था OECD कंट्रीज द्वारा इन द नेम BEPS। तो मुझे लगता है कि इस साल BEPS भी वापस से इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे 2016 का मुद्दा है, 2016 में OECD कंट्रीज, OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दीज कंट्रीज brought this concept of BEPS। ये जो OECD है इट इज़ ग्रुप ऑफ 38 मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखें तो ये दुनिया के सबसे डेवलपिंग कंट्रीज मिल करके इन्होंने ग्रुप बनाया है OECD का। इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ना ही इंडिया इसका मेंबर है, ना ही चाइना या रसिया इसका मेंबर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला जो 47 समिट में लिया गया ऑफ G7 कंट्रीज वो था बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है दिस विल बी ब्रॉट इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना तो आई होप आप जानते होंगे, कई दफ़ा मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ाया है, जिसमें चाइना सीरीज ऑफ रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स डेवलप कर रहा है इन ऑर्डर टू कनेक्ट इट्स ईस्टर्न रीजन विथ यूरोपियन मार्केट। अब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसके कई सारे स्ट्रैटेजिक थ्रेट भी बन रहे हैं इंडिया के लिए, जिसको नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट। तो
अब इंडिया ने इसी कारण से इसको ज्वाइन नहीं किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। जिन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया दे आर नाउ अंडर डेट ट्रैप बिकॉज ऑफ चेकबुक डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। बेस्ट एग्जाम्पल हम्बन तोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका के हाथ से 99 सालों के लिए निकल चुका है। तो जिन भी देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हिस्सा लिया, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वो सब के सब अब आज डेट ट्रैप में हैं विथ चाइना। तो इससे ऐसे मिडिल इनकम कंट्रीज को डेट ट्रैप से बचाने के लिए चाइना के इस मेगा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का ऑल्टरनेटिव लेकर के आई है G7 कंट्रीज, और इस ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट का नाम है बिल्ड बैक बेटर फॉर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो दिस विल बी डायरेक्ट चैलेंज टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ China. It will help the poor and low and middle income countries to have infrastructure without having any kind of debt trap. यहाँ देखिए यूरोपियन टाइम्स में इस तरह का आर्टिकल छपा था कि चाइना's ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज़ एन ऑफिशियल चैलेंजर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो अब इंडिया, जिसने अभी तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन किया है, अब वो इस बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। तो कभी भी अगर सवाल आ जाए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को ब्रेक करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर में इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, तो ये बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन वाज रिगार्डिंग ओपन सोसाइटीज डिक्लेरेशन। इसको भी मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस 14 जून 2021 में डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको बताया कि ये जो G7 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिल करके एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंटरनेट शटडाउन्स जिन जिन देशों में किया जा रहा है विथ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा, ये डायरेक्टली फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। अब इंडिया के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किए हैं पिछले साल 2020 में। तो इसी कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मीटिंग में, उन्होंने इंडिया के पोजीशन को भी जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत बार इंटरनेट के जरिए से या जो ओपन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनके जरिए से लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, और इस कारण से कभी कभार सरकारों को जरूरी हो जाता है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाना। सो दैट इज वाई इंटरनेट शटडाउन्स आर जस्टिफाइड ऑल्सो समटाइम्स। इस तरह से मोदी जी ने आर्गूमेंट दिया, लेकिन फाइनली इंडिया ने इस ओपन सोसाइटी डिक्लेरेशन को साइन कर दिया। उसके अलावा एक और डिक्लेरेशन लिया गया एट दिस G7 समिट, इसका नाम है कार्बिस बे डिक्लेरेशन। दिस कार्बिस बे डिक्लेरेशन इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग फ्यूचर पैंडेमिक्स। तो जो अभी हम पैंडेमिक झेल रहे हैं, इस तरह के पैंडेमिक फ्यूचर में ना आए, इसके लिए कार्बिस बे डिक्लेरेशन लिया है इन G7 कंट्रीज़ ने मिल करके। उसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन G7 कंट्रीज़ ने मिल करके प्रॉमिस किया है अंडर कार्बिस बे डिक्लेरेशन कि वो 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन डोज पुअर कंट्रीज़ को अवेलेबल कराएंगे। उसमें से US अकेला 100 मिलियन डोज प्रोवाइड करवाएगा। इनफैक्ट हाफ ऑफ द 1 बिलियन का हाफ 500 मिलियन तो अकेला US से आएगा, जबकि UK से 100 मिलियन डोजेज आएंगे कोरोना वायरस वैक्सीन के। अगला इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन लिया गया अगेंस्ट चाइना। सीधा सीधा चाइना को क्रिटिसाइज किया गया इन दिस G7 समिट। इस G7 समिट में चाइना को क्रिटिसाइज़ किया गया फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जिनजियांग प्रोविंस। तो जिनजियांग प्रोविंस का इशू आपको आई होप पता होगा, न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं कवर कर चुका हूँ। वैसे मुझे लगता है 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको कवर किए हुए। तो जो नए व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको याद ना आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं ये जिनजियांग प्रोविंस वाला इशू फिर से डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ अगले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ब्रीफली यहाँ बता देता हूँ। देखो, ये है जिनजियांग प्रोविंस, फार वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना। यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है चाइना के, उनको कहते हैं उघियार मुस्लिम्स। ये डेमोग्राफिकली या कल्चरली काफ़ी अलग हैं फ्रॉम द मेनलैंड रेजिडेंट्स ऑफ चाइना। और इन ओघियार प्रोविंस के मुस्लिम्स को, इन ओघियार मुस्लिम्स को जो जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं, उनको चाइना इनके सिविल राइट्स को थ्रेटन करता है। इनको फोर्सफुली जेल में रखा जाता है, डिटेंशन सेंटर चलाया जाता है, इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए जाते हैं। और इसी कारण से दुनिया भर के कई सारे देश इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड US हैव कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज चाइना फॉर इट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ उघियार मुस्लिम्स इन जिनजियांग प्रोविंस। उसके अलावा हांगकांग के अंदर भी चाइना ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, डेमोक्रेसी के राइट्स को वायलेट कर रहा है। इस कारण से इस G7 कंट्रीज़ ने मिल करके हांगकांग के ऊपर जो चाइना का अप्रोच है उसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ किया। आई होप हांगकांग का मामला भी आपको पता होगा। ब्रीफली मैं यहाँ बता देता हूँ। इट इज़ अ स्पेशल ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। 1997 तक ये UK का हिस्सा था। बाद में UK ने इसको चाइना को सौंप दिया, वो बट विथ अ कंडीशन कि इसकी जो अपनी डेमोक्रेटिक सेटअप होगी एंड इट विल बी नॉट लाइक कम्युनिस्ट सेटअप ऑफ चाइना। तो इस कारण से कॉन्सेप्ट लाया गया 1 कंट्री 2 सिस्टम
वापस से मैं बता दूं कि हांगकांग कॉन्सेप्ट भी या हांगकांग इशू भी हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर आपको याद ना आ रहा हो, वैसे 6-8 महीने हो गए, तो हांगकांग इशू भी हम दोबारा से आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा ये G7 कंट्रीज़ ने 47 समिट में चाइना को क्रिटिसाइज़ किया फॉर इट्स यूनिलैटरल स्टैंड ऑन साउथ चाइना सी। आपको पता है कि साउथ चाइना सी में इन G7 कंट्रीज़ ने इस तरह के 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। दीज आर आर्बिट्ररी लाइन। ये ड्रॉ करके चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है और यहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जाकर के सच में ओशन में उन्होंने ये लाइन ड्रॉ किए हैं, ये मैप पे इस तरह से ड्रॉ किया और उन्होंने क्लेम कर दिया कि पूरा का पूरा एरिया हमारा है। और इस कारण से G7 कंट्रीज़ ने चाइना को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आप यूनिलैटरल तरीके से, फोर्सफुल तरीके से आप ओशन को अक्वायर कर रहे हैं। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर हैविंग दिस 9 डैश लाइन इन साउथ चाइना सी। अब देखिए, ध्यान से समझिए इस पर इंडिया का स्टैंड। बाकी सारे G7 के रिजोल्यूशंस को तो इंडिया ने सपोर्ट किया है, लेकिन इंडिया ने इस G7 के स्टेटमेंट को दैट क्रिटिसाइज चाइना डायरेक्टली, उसको इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। तो देखिए, इंडिया कभी भी डायरेक्टली एंटी चाइना स्टैंड नहीं लेता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमने डायरेक्टली जो एक ऐसा रिजोल्यूशन जो चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रहा था उसको हमने सपोर्ट करने से मना कर दिया। वी डिड नॉट साइन इट। और इसके पीछे जो मेन कारण हो सकता है वो हो सकता है द लॉन्ग बॉर्डर दैट इंडिया शेयर्स विद चाइना। वी डू नॉट वांट एनी डायरेक्ट हॉस्टिलिटी अगेंस्ट चाइना, और इस कारण से हम किसी भी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से बचते हैं ऑफ चाइना। उसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया इस 47 समिट में ऑफ G7 कंट्रीज़, वो था रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के पहले के इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझ लीजिए आप, फिर इस करंट डिसीजन ऑफ G7 पे आएंगे। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो अर्थ समिट में फाइनल किया गया था 1992 में, उसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 में जो कैंकन में हुआ इन मेक्सिको इन 2010, उसमें फैसला लिया गया कि एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जाएगा। आई होप ये पूरी बातें आपको समझ आ रही हैं। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ रखा है तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का फैसला लिया गया 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में हेल्ड इन 2010 एट कैंकन इन मेक्सिको। इसमें फैसला लिया गया कि ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड होगा, इसमें हर साल $100 बिलियन डाले जाएंगे बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, और इस ग्रीन क्लाइमेट फंड का इस्तेमाल किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनकी इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड करने में। देखिए, ज़्यादातर जो पॉल्यूशन आता है वो इंडस्ट्री से आता है, तो अगर इंडस्ट्री को अपग्रेड कर दिया गया तो वो अपने आप पॉल्यूशन कम करेंगी। तो माना गया कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जाए, और उससे इस ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो पैसा आएगा वो डेवलप कंट्रीज से आएगा, और इस हर साल $100 बिलियन का पैसा डाला जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड में, और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड करने में, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने में, ताकि पॉल्यूशन कम हो। अब ये कमिटमेंट तो कर दिया गया 2010 में ही, लेकिन इस कमिटमेंट के हिसाब से ग्रीन क्लाइमेट फंड में अभी तक फंडिंग आई नहीं है। $100 बिलियन का जो प्रॉमिस था वो कमिटमेंट कभी भी पूरा हो नहीं पाया है। तो इस बार इस कमिटमेंट को वापस से दोहराया है इन G7 कंट्रीज़ ने, क्योंकि ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में पैसा डालने की, वो सारे के सारे डेवलप कंट्रीज़ यहाँ G7 में हैं मौजूद। तो इन्होंने वापस से कमिटमेंट दिया है कि हाँ, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड का हमने कमिटमेंट दिया था इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16, उसको हम फुलफिल करेंगे, और आने वाले टाइम में हम हर साल $100 बिलियन कंट्रीब्यूशन करेंगे इन ग्रीन क्लाइमेट फंड इन ऑर्डर टू हेल्प पुअरर कंट्रीज टू कट डाउन देयर कार्बन इमिशंस। उसके अलावा इस G7 समिट में ये भी बोला गया कि वी विल ट्राई टू रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030 एंड अटेम्प्ट नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन क्या होता है तो आप जानते ही होंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करेंगे, उतना ही हम सेक्वेस्टरेट करेंगे बाय 2050। तो ये हो गई करंट G7 समिट से रिलेटेड तमाम डेवलपमेंट्स। मुझे लगता है इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ सवाल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको यहाँ दे रखे हैं। यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट एक्सरसाइज EU-NAVFOR। अब ये टॉपिक जो है काफ़ी छोटा टॉपिक है, मुझे लगता है कि एटमैक्स प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट सवाल तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज EU-NAVFOR है क्या? ये देखिए, 3 यूरोपियन देश, इटली, स्पेन और फ्रांस, इन तीनों देशों की नेवी इंडियन नेवी के साथ मिल करके एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है जिसका नाम है एक्सरसाइज EU-NAVFOR।
अब ये जो एक्सरसाइज है ये पहली बार हो रहा है, इस तरह का एक्सरसाइज इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इट इज़ फर्स्ट सच नेवल एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज विल बी टेकिंग प्लेस इन द गल्फ ऑफ एडेन रीजन। ध्यान से देखिए, गल्फ ऑफ एडेन रीजन, इस एरिया की मैपिंग कर लीजिए। यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड है दैट बिलोंग्स टू यमन। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये बाब अल मंडाब जो स्ट्रेट है, बाब अल मंडाब स्ट्रेट। जिबूती छोटा सा कंट्री है यहाँ पे, और दिस बाब अल मंडाब स्ट्रेट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ एडेन विथ रेड सी। तो ये सब मैपिंग इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर नेवल एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये नेवल एक्सरसाइज तो पहली बार हो रहा है, स्पेन, फ्रांस और इटली नेवी का नेवल एक्सरसाइज विथ इंडिया। लेकिन फ्रांस की नेवी का इंडियन नेवी के साथ नेवल एक्सरसाइज कई सालों से चल रहा है। उस नेवल एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, और इस साल 2021 में अप्रैल महीने में 19th एडिशन यानी कि 19वीं बार एक्सरसाइज वरुणा कंडक्ट कराया गया था बिटवीन फ्रेंच एंड इंडियन नेवी। तो ये सब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखना। The next article is taken from national segment. It is about challenging poll results, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So background क्या है इस आर्टिकल का, पहले ये समझते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, और उसमें जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है टीएमसी, उसको मेजॉरिटी सीट्स मिल तो गई, और इस कारण से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन तो गई। लेकिन ममता बनर्जी खुद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट था वो हार गई इन नंदीग्राम अगेंस्ट हर राइवल शुवेंदु अधिकारी। नंदीग्राम से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ ये शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी से थे उससे वो हार गई। अब ये चीफ मिनिस्टर बन तो गई हैं, लेकिन आने वाले 6 महीनों में इनको वापस से किसी न किसी लेजिस्लेटिव असेंबली से कॉन्टेस्ट करना होगा इलेक्शन को, और इलेक्शन जीतना होगा। तो इसके लिए कोई ना कोई बाईपोल कराया जाएगा। जो जीते हुए टीएमसी के लेजिस्लेटर्स हैं उनमें से किसी को बोला जाएगा कि आप अपनी सीट खाली करो, और वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन लड़के ममता बनर्जी जीत के आ जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी लेजिस्लेटिव असेंबली से ही बाईपोल कराना होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं अभी। तो ये तो बात हो गई कि क्या है, नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारी हैं शुवेंदु अधिकारी से। तो अब ममता बनर्जी ने रादर देन गोइंग फॉर अ बाईपोल कि दूसरे किसी टीएमसी के लेजिस्लेटर की सीट को खाली करा के खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ने के बजाय उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के इस विक्ट्री को ही चैलेंज कर दिया है कोलकाता हाई कोर्ट में, कि ये जो शुवेंदु अधिकारी जीते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ फ्रॉम नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हुए हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं। तो जो इलेक्शन की काउंटिंग, इलेक्शन वोट्स की काउंटिंग हुई उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, और इस कारण से शुवेंदु अधिकारी के इस विक्ट्री को कैंसिल किया जाए। इस तरह का एक इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दिया है ममता बनर्जी ने इन कोलकाता हाई कोर्ट। अब जरा समझते हैं कि अगर इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए तो इसको रिजॉल्व करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन का रोल तो उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है नहीं। अब अगर किसी वोटर को या कैंडिडेट को लगता है, मान लीजिए कि आप नंदीग्राम से आप वोटर थे, आपने वोट दिया ममता बनर्जी को, शुवेंदु अधिकारी को, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो फिर कैंडिडेट जैसे ममता बनर्जी है इनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो दोनों ही वोटर या कैंडिडेट किसी को भी लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन में कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिस हुआ है, तो फिर वो अपने एरिया के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो बिलोंग करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जिस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है उस हाई कोर्ट में जाकर के केस रजिस्टर कर सकते हैं या इलेक्शन पिटीशन रजिस्टर कर सकते हैं। इस इलेक्शन पिटीशन को रजिस्टर करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज है फ्रॉम इलेक्शन रिजल्ट। तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके 45 दिनों के अंदर इलेक्शन पिटीशन फाइल की जानी चाहिए अगर आपको इस रिजल्ट को चैलेंज करना है तो। अब जरा देखते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स पे इलेक्शन पिटीशन फाइल किए जा सकते हैं। तो एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके सेक्शन 100 के हिसाब से देयर आर 2 ग्राउंड्स जिस पे इलेक्शन पिटीशन फाइल किया जा सकता है अगेंस्ट इलेक्शन रिजल्ट। पहला ग्राउंड है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है ही वाज और सी वाज नॉट क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आपको पता है कि देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस दैट आर नीडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जैसे कि आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड बी ऑफ स्टेबल माइंड, यू शुड नॉट बी बैंक करप्ट। तो अगर किसी भी कारण से आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं और आपने इलेक्शन लड़के जीत लिया तो फिर आपके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन फाइल किया जा सकता है, दैट इज़ फर्स्ट ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि विनिंग कैंडिडेट या उनका पोल एजेंट या कोई भी उनके पार्टी का उसने किसी न किसी तरह की करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्जेंस दिखाया था, कुछ ना कुछ
करप्ट प्रैक्टिस किया। करप्ट प्रैक्टिस भी अलग से डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। करप्ट प्रैक्टिस जैसे कि ब्राइबरी, किसी को घूस दे दिया, जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं उनको घूस दे दिया, कहीं पे फोर्स या कोवर्जन दिखाया, बंदूक लेके घुस गए और ज़बरदस्ती अपने कैंडिडेट को जिता दिया, इस तरह का कुछ भी अगर किया है तो उस केस पे, उस ग्राउंड पे भी इलेक्शन पिटीशन फाइल किया जा सकता है इन हाई कोर्ट। और ममता बनर्जी ने ये जो सेकेंड ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पे इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है कोलकाता हाई कोर्ट में कि इसमें कुछ ना कुछ धांधली हुई है। अब देखिए क्या होगा अगर कोलकाता हाई कोर्ट को लगता है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। अभी तो पिटीशन फाइल किया गया, अभी तो मामला कोर्ट में पहुंचा है। अगर कोर्ट को सच में लगता है कि इसके इलेक्शन में धांधली हुई है तो कोर्ट दो चीज़ें कर सकती है। पहला, शुभेंदु अधिकारी के इस जीत को कैंसिल कर सकती है और ऑर्डर दे सकती है कि दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकती है कि ममता बनर्जी को कैंडिडेट, इलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब देयर आर टू वेज, इलेक्शन रिजल्ट को कैंसिल करके फ्रेश इलेक्शन डिक्लेयर करा सकती है कोर्ट, या फिर कोर्ट किसी भी दूसरे कैंडिडेट को, जो उनको लगता है कि जो रियल विनर है, उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर सकती है। अगर चैलेंजिंग पोल रिजल्ट्स की बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट केस आपको जानना चाहिए, वो है रिगार्डिंग इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की विक्ट्री इन 1971 फ्रॉम रायबरेली, इसको चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बाद में इसके खिलाफ फिर चैलेंज पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में भी, और इंदिरा गांधी जी की इस विक्ट्री को कैंसिल कर दिया गया। इसको बहुत पॉपुलरली इसको नाम जाना जाता है विद द नेम विनीत नारायण केस। तो इंदिरा गांधी जी की इस तरह से इलेक्शन जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कराया गया। तो उसके अलावा एक दो केसेज और हैं, जैसे सीपी जोशी के इलेक्शन, ही हैड लॉस्ट द इलेक्शन, और उस इलेक्शन को वर्ड डिक्लेयर करा दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी का रायबरेली से जो विक्ट्री था उसको सेट असाइड किया गया, वर्ड डिक्लेयर कराया गया। दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। अब जरा ये भी समझ लेते कि वाई मैटर्स ऑफ इलेक्शन पिटीशंस आर फाइल्ड इन हाई कोर्ट ओनली। ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाता, लोकल कोर्ट्स में क्यों नहीं जाता, सिर्फ हाई कोर्ट में क्यों जाता है? इसको लेकर के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है वो भी जरा समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है साफ साफ, ध्यान से पढ़िएगा, ये इस साल का मेरा प्रेडिक्शन है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कि यहाँ से सवाल बनेगा, तो ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी क्या कहता है कि नो इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और टू द हाउस ऑफ आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव assembly of the state shall be called in a question except by an election petition presented to such authority in such manner as may be provided for by under any law made by the parliament। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इलेक्शन कराया गया है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के लिए, राज्यसभा या लोकसभा के लिए, या किसी स्टेट असेंबली के दोनों हाउसेस के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो वो इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट जीत गए हैं उनके जीत को सिर्फ चैलेंज किया जा सकता है थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन। अब वो इलेक्शन पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन वो इलेक्शन पिटीशन कहाँ डालना है ये नहीं बताया है हमारे संविधान ने। इलेक्शन पिटीशन को कहाँ डाला जाएगा इस पे उन्होंने कहा है हमारे संविधान में कि उसके लिए कानून बनाएगी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट इस कानून की मदद से फैसला करेगी कि ये इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग द विक्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट इन एनी इलेक्शन, वो पिटीशन कहाँ डालना है, लोकल कोर्ट में डालना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालना है, कि हाई कोर्ट में डालना है, कि सुप्रीम कोर्ट में डालना है, ये नहीं बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहा कि किसी के भी विक्ट्री को चैलेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू और विथ एन इलेक्शन पिटीशन इन एन अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी कौन होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय अ लॉ बाय द पार्लियामेंट। और इसी के हिसाब से फिर पार्लियामेंट ने कानून बनाया, कानून था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके सेक्शन 80A के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इलेक्शन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो मामला सबसे पहले उस एरिया के हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट में मामला जाना चाहिए, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में लिखा है कि ये मामला वैसे अथॉरिटी या वैसे जगह जाना चाहिए जो कानून के हिसाब से बनाया जाएगा, फैसला किया जाएगा, और कानून के हिसाब से बताया गया है कि यह मामला पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो विथ दिस the election petitions have become original jurisdiction of high courts। So इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from national segment. It is about right to be forgotten, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. राइट टू बी फॉरगॉटन है क्या? देखिए, इसको ध्यान से समझिए। आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा आपसे रिलेटेड, आपका फ़ोटो, आपका आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुका है और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, आपके लिए एम्बैरेसिंग है, इरेलेवेंट है या मिसलीडिंग है, तो आपके पास अधिकार है कि आप इस डाटा को हटवा दें। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, बचपन की कोई फ़ोटो डाल दी, अब बाद में वो फ़ोटो आपको एम्बैरेसिंग लग रहा है कि यार ये तो ठीक नहीं है, तो आपके पास अधिकार है। इस अधिकार का नाम है राइट टू बी फॉरगॉटन। इस अधिकार का इस्तेमाल करके आप उस इंफॉर्मेशन को हटवा सकते हैं। उसको हटवाने के लिए क्या करना है कि आपको जो डाटा होस्ट है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है, उसको रिक्वेस्ट करना होगा कि ये मेरे डाटा को हटा दिया जाए, और उसके बेसिस पे आपके उस डाटा को हटाया जा सकता है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट हैज़ टू बी मेड बाय द पर्सन टू whom दैट डाटा बिलोंग्स। अब ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, इट इज़ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अकॉर्डिंग टू पुट्टा स्वामी जजमेंट ऑफ 2017। तो पुट्टा स्वामी जजमेंट तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज़ वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। और उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा होगा राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर आपका कोई एक इन्फॉर्मेशन आ गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आप चाहते हैं कि अब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से हटा दिया जाए, तो आपको अधिकार होना चाहिए कि उस डाटा को आप वहाँ से हटवा दें। सो राइट टू बी फॉरगॉटन विल बी सब पार्ट ऑफ राइट टू बी प्राइवेसी एंड विच इज़ अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। अब ये करंट न्यूज़ में क्यों आया है? वाई दिस राइट टू बी फॉरगॉटन इज इन न्यूज़? क्योंकि हाल फिलहाल में एक केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो जो भी पेटिशनर था उसके फेवर में फैसला आया। अब क्या केस था, क्यों था, ये नहीं बताया गया है। तो आप इस तरह से समझ के चलिए कि मान लीजिए कि वो केस था, उसमें कोई एक इंसान है जिसके खिलाफ रेप के चार्जेस लगे हैं, मान लीजिए। अब वो इंसान को अक्विट कर दिया गया, मतलब उसको बरी कर दिया गया कि नहीं नहीं आपने क्राइम नहीं किया है। अब वो जो जजमेंट है वो पब्लिक डोमेन में तो आ गया कि भाई इस इंसान के खिलाफ ये चार्जेस लगे थे, इसने ये किया है। अब उस इंसान ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट किया यूजिंग हिज राइट टू बी फॉरगॉटन कि सर ये जो जजमेंट है इसको पब्लिक प्लेस से हटा दिया जाए, क्योंकि सर देखो वैसे भी मैंने तो क्राइम किया नहीं है और हर जगह भी पब्लिक प्लेस में आ गया है कि इस पर्टिकुलर केस में इन आदमी पे ये इल्ज़ाम था। ये नाम ना मुझे पता है ना पब्लिक डोमेन में आएगा। क्यों? क्योंकि उनका राइट टू बी फॉरगॉटन अब इस्तेमाल हो चुका है। हुआ क्या, आई होप आप ये बात समझ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर केस किससे बिलोंग करता है ये अब हमें पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को भी ये बिलोंग करता था उन्होंने अपना राइट टू बी फॉरगॉटन इस्तेमाल करा के वो केस को ही हटवा लिया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि सर मैं अपना राइट टू बी फॉरगॉटन इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मैं इस जजमेंट का जो भी बात है, जो भी स्टेटमेंट है, उसको पब्लिक डोमेन से हटवाना चाहता हूँ। और दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया द रिमूवल ऑफ इट्स ओन जजमेंट। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसको पब्लिक एक्सेस से हटा दिया जाए। तो अब उस इंसान ने पता नहीं कौन सा क्राइम किया था, रेप किया था, मर्डर किया था, जो भी किया था, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वह चाहता नहीं होगा कि पब्लिक डोमेन में आए। उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो चाहता नहीं होगा कि पब्लिक डोमेन में आए, भले वो बाइज्जत बरी हो गया तो भी। इस कारण से उसने अपना राइट टू बी फॉरगॉटन इस्तेमाल किया। हो सकता है आपसे पीटी में पूछ ले राइट टू बी फॉरगॉटन पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो ध्यान रखना। The next article is taken from Assam segment. It is about Garyokhi. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो क्या है Garyokhi? जरा समझते हैं। It's a Assamese language monthly literary magazine published by साहित्य प्रकाश ट्रिब्यून बिल्डिंग from गुवाहाटी। ये बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है। इसके फाउंडर थे चंद्र प्रसाद सैकिया साहब। ही वॉज इट्स फर्स्ट एडिटर। हाल फिलहाल में इसके एडिटर थे डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा। लक्ष्मी नंदन बोरा जी की हाल फिलहाल में डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोविड कॉम्प्लिकेशन। ये मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था। तो अब जब लक्ष्मी नंदन बोरा जी अब इसके एडिटर नहीं रहे तो उनको रिप्लेस करते हुए अब डॉक्टर ध्रुव ज्योति बोरा को अपॉइंट किया गया है एज इट्स न्यू एडिटर। यही है करंट न्यूज़। तो ध्रुव ज्योति बोरा जी के बारे में समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए।
ही हैज़ बिन अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा ट्वाइस, 2015 में भी और 2018 में भी। इनके कई सारे नॉवेल हैं, ये नाम एक बार APSC PT से पहले देख लेना। लेकिन इन नॉवेल में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल है वो ध्यान रखना, 2007 में इनकी नॉवेल थी कथा रत्नाकर। कथा रत्नाकर के लिए इन्होंने जो 2007 में नॉवेल लिखी थी, इसके लिए 2009 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। और उसके अलावा ध्रुव ज्योति बोरा जी के बारे में एक और बात जानो, वैसे तो ये असमीज में लिखते थे, लेकिन हाल फिलहाल में 2017 में इन्होंने एक इंग्लिश में भी बुक लिखी है। उस बुक का नाम है द स्लीप वॉकर्स ड्रीम। तो हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि हु हैज़ रिटन द स्लीप वॉकर्स ड्रीम, और ये जो इंग्लिश में बुक लिखी है इन्होंने 2017 में पब्लिश हुई थी, इट इज़ फोकसिंग ऑन असम इंसर्जेंसी। तो ध्यान रखना इस बात का। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today will cover topic number 326 to 330. Topic number 326 is about Innovate in India, Program 13. It is an industry academia collaborative mission of Department of Biotechnology in collaboration with World Bank for accelerating discovery, research to early development of biopharmaceuticals and to be implemented by Biotechnology Industry Research Assistance Council. Please attempt this question based on topic number 326. Topic number 327 is about Saubhagya scheme. It aims to achieve universal household electrification in all part of the country and it was launched in 2017. इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसके अंदर होगा क्या कि रूरल एरियाज़ में चाहे अबो पॉवर्टी लाइन हो या बिलो पॉवर्टी लाइन हो, सबके घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा बाय रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, जबकि अर्बन एरियाज़ में जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अंदर कौन से बेनिफिशियरीज होंगे, कौन इनके बेनिफिशियरीज होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एजुकेशन SECC डाटा ऑफ 2011, सोशो इकोनॉमिक कंसेंसस डाटा ऑफ 2011. तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 327. टॉपिक नंबर 328 इज अबाउट सोलर सिटीज मिशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज implementing a program for development of solar cities which aims at reduction of minimum 10% of the projected demand of conventional energy of the city through renewable energy installations and energy efficiency measures. 60 cities are proposed to be developed as solar cities. The criteria set by the ministry for identification of the cities include a city having population between 50,000 to 50 lakhs. There is relaxation for special category states including northeastern states. Please attempt this question based on topic number 328. Topic number 329 is about Ustad scheme. Ustad stands for upgrading the skills and training in the traditional arts for development. It is being run by Ministry of Minority Affairs. It is 100% central sector scheme which aims to preserve heritage of traditional arts and crafts of minorities and build capacity of the traditional craft persons and artisans. The scheme aims at capacity building and updating the traditional skills of master crafts persons and artisans. Please attempt this question based on topic number 329. Topic number 330 is about Nyay Mitra. Program aims at assisting district judiciary in reduction of pendency of 10-year-old cases. जो 10 साल से पुराने केसेस हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाने के लिए न्याय मित्र स्कीम लाया गया है और इसके साथ साथ फोकस रहेगा टू गिव एक्सेस टू द जस्टिस टू मार्जिनलाइज्ड पीपल. द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 227 selected districts of 16 states. The position of न्याय मित्र were open to retired judicial officers and retired government officers with legal background. Please attempt this question based on topic number 330. This is the answer of question number 321 to 325 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. सेपरेशन ऑफ क्लॉटिंग मटेरियल फ्रॉम सेरम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा. दिस इज रॉन्ग. एक्चुअली सेपरेशन ऑफ क्लॉटिंग मटेरियल फ्रॉम प्लाज्मा लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेरम एंड सेरम इज यूज्ड एज ए कल्चर सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन. सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Which of the following statements are true about Treaty of Prohibition of Nuclear Weapon? It was adopted on UN Conference on Disarmament platform. No, this is wrong. It was adopted on United Nations General Assembly platform. India is not party to this agreement. Absolutely correct. The correct answer is option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.